दोस्तों, स्वागत है आपका सिनी सेंसेक पर। आज हम बात कर रहे हैं 2024 में रिलीज हुई फिल्म महाराजा की। एक ऐसी कहानी जो ऊपर से साधारण लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है अंदर तक हिला देती है। कहानी शुरू होती है महाराजा से, जो पेशे से एक नाई है और एक सैलून में काम करता है। सैलून उसका अपना नहीं है, लेकिन महाराजा अपने काम में ईमानदार और स्वभाव से बेहद शांत इंसान है। काम के बीच उसे छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि उसकी पत्नी ने घर का सामान लाने को कहा होता है। इस बात पर उसका बॉस उसे डांटता है, लेकिन आखिरकार जाने देता है। महाराजा सीधा खिलौनों की दुकान पर पहुंचता है और अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीदता है। दिलचस्प बात यह है कि उसका घर ठीक उसी दुकान के सामने होता है। वह अपनी पत्नी को खिलौने दिखा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि कौन सा खिलौना लेना है, लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक सड़क से फिसलता हुआ सीधा महाराजा के घर में घुस जाता है। यह मंजर देखकर महाराजा वहीं बेहोश हो जाता है। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। उस हादसे में महाराजा की पत्नी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी ज्योति बच गई थी। ज्योति की जान एक कूड़ेदान ने बचाई थी। जब ट्रक घर में घुसा तो छत टूटने से वही कूड़ेदान ज्योति के ऊपर गिर गया और उसे ढक लिया। उसी दिन से वह कूड़ेदान उनके घर का हिस्सा बन गया और उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। महाराजा और ज्योति रोज लक्ष्मी को नहलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ज्योति और महाराजा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। स्कूल में ज्योति पढ़ाई से ज्यादा खेलों में तेज है और एक एथलीट बनना चाहती है। वहीं उसकी मुलाकात पीटी टीचर आसिफा से होती है, जो उसके टैलेंट को पहचानती है और उसे सपोर्ट करती है। इधर महाराजा अब भी सैलून में काम करता है, लेकिन अब वह किसी के नीचे नहीं बल्कि खुद मालिक बन चुका है। एक दिन स्कूल के फंक्शन के दौरान ज्योति पर आरोप लगता है कि उसने मेहमान के पानी में शराब मिला दी। इसी बात पर स्कूल का प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देता है और महाराजा को भी जेल भेजने की धमकी देता है। महाराजा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानता। तभी पीटी टीचर आसिफा एक लड़के को लेकर आती है जो असली दोषी होता है। महाराजा मांग करता है कि जब गलती उसकी बेटी की नहीं थी तो प्रिंसिपल को माफी मांगनी चाहिए। प्रिंसिपल अकड़ दिखाता है, लेकिन महाराजा अपनी जगह से हिलता नहीं। उसका शांत और जिद्दी रवैया सबको डरा देता है। आखिरकार ज्योति खुद कहती है कि माफी मांग लो, वरना बहुत बुरा हो सकता है, और डर के मारे प्रिंसिपल माफी मांग लेता है। कुछ दिन बाद ज्योति को स्कूल की तरफ से एक हफ्ते के लिए बाहर खेलने जाना होता है। महाराजा उसे जाने देता है, लेकिन जाते वक्त ज्योति बस इतना कहती है, लक्ष्मी का ध्यान रखना। उसी रात महाराजा काम से घर लौटता है और आधी रात को कुछ लोग उसके घर में घुसकर उसे बेरहमी से पीटते हैं और बेहोश कर देते हैं। क्या लूटा गया और किसने किया, यह भी सामने नहीं आता। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है मैथ्यू की, जो एक मैकेनिक को पीट रहा होता है क्योंकि उसकी कार से उसका चश्मा गायब हो गया था, जो उसकी पत्नी का दिया हुआ गिफ्ट था। बाद में वही मैकेनिक धन्ना मैथ्यू का चश्मा तोड़ देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें मैथ्यू और उसके आदमी बुरी तरह पिट जाते हैं। अब कहानी वापस महाराजा पर आती है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और शिकायत दर्ज कराना चाहता है। वह कहता है कि उसके घर से लक्ष्मी चोरी हो गई है। पुलिस को लगता है कि लक्ष्मी कोई लड़की होगी, लेकिन जब पता चलता है कि लक्ष्मी तो एक कूड़ेदान है तो सब हैरान रह जाते हैं। पुलिस उसे समझाकर घर भेजना चाहती है, लेकिन महाराजा जिद पकड़ लेता है कि जब तक शिकायत नहीं लिखी जाएगी वह यहां से नहीं जाएगा। महाराजा गुस्से में पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने लगता है। तभी इंस्पेक्टर वरदराजन की एंट्री होती है। महाराजा उसे बताता है कि कैसे सैलून से लौटने के बाद 3 लोगों ने उसे पीटा और लक्ष्मी को चुरा ले गए। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर को पता चलता है कि मामला सिर्फ एक कूड़ेदान का है, वह महाराजा पर गणतान देता है और उसे भगा देता है। थोड़ी देर बाद महाराजा वापस आकर कहता है कि वह 1 लाख रुपए देगा, बस लक्ष्मी ढूंढ दी जाए। इस पर इंस्पेक्टर उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन एक हवलदार चुपचाप पैसे ले लेता है और कहता है कि वर्दी की इज्जत सबके सामने नहीं उतारते। इसके बाद पुलिस महाराजा के घर जांच के लिए पहुंचती है। घर की हालत देखकर लगता है कि चोरी सच में हुई है, लेकिन पुलिस को शक होता है कि कूड़ेदान में कोई कीमती चीज रही होगी। तलाशी में उन्हें बैंक पासबुक मिलती है, जिससे पता चलता है कि महाराजा के खाते में 1 लाख रुपए जमा है। तभी ज्योति का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वह स्टेडियम दिखाकर लक्ष्मी के बारे में पूछती है, लेकिन महाराजा फोन बंद कर देता है। पुलिस और ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन महाराजा बार बार यही कहता है कि लक्ष्मी सिर्फ वही कूड़ेदान है जिसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है सिल्वा की, एक बेरहम चोर और गुंडा जो घरों में घुसकर लोगों को बांधता है, चोरी करता है और सबूत मिटाने के लिए आग लगा देता है। बाहर से वो एक फैमिली मैन है, पत्नी और छोटी बेटी के साथ, जिससे वह बेहद प्यार करता है।
महाराजा के घर से चोरी हुआ वही कूड़ेदान सिल्वा के घर में पड़ा होता है। उधर पुलिस सिर्फ दिखावे की जांच करती रहती है और दुकानों में वैसा ही नया कूड़ेदान ढूंढती है ताकि मामला रफा दफा किया जा सके। महाराजा दिन भर पुलिस स्टेशन में पड़ा रहता है। पुलिस वाले उससे चाय, खाना और अपने निजी काम करवाते हैं। वह न तो काम पर जाता है और न ही किसी से शिकायत करता है। उधर सिल्वा अपनी वारदातें जारी रखता है, जबकि ज्योति बार बार अपने पिता को वीडियो भेजती रहती है और पूछती है कि वह फोन क्यों नहीं उठा रहे। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपने दोस्त धन्ना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। धन्ना की फोटो देखकर महाराजा को याद आता है कि चोरी वाली रात उसे एक टोल प्लाजा की रसीद मिली थी जिस पर एक गाड़ी का नंबर लिखा था। जांच करते करते वह एक बार पहुंचता है जहां मैथ्यू शराब पी रहा होता है। पूछताछ में पता चलता है कि उसकी गाड़ी सर्विस के दौरान मैकेनिक इधर उधर घुमा रहे थे। तभी धन्ना वहां पहुंचता है, मैथ्यू का चश्मा तोड़ देता है और उसे पीटने लगता है। मैथ्यू चिल्लाता है कि उसकी गाड़ी चोरी हुई थी और ये सारी बातें महाराजा चुपचाप सुन लेता है। इसके बाद महाराजा धन्ना का पीछा करता है। धन्ना बैक व्यू मिरर में उसे देख लेता है और अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है। पीछा करते करते महाराजा एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां धन्ना और उसके साथी उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे बेरहमी से पीटते हैं और धन्ना कहता है कि उस रात इसे घर में ही मार देना चाहिए था। तरस खाकर छोड़ दिया और अब ये पीछा कर रहा है। वह अपने आदमियों को महाराजा के हाथ पैर तोड़ने का आदेश देता है, लेकिन तभी महाराजा जेब से उस तरह निकालता है और पल भर में सभी को ढेर कर देता है। अब बारी धन्ना की होती है। महाराजा उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और पूछता है कि उसके बाकी दो साथी कहां हैं। मार खाकर धन्ना बताता है कि उसका एक साथी उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में काम करता है। इसके बाद महाराजा धन्ना को मार देता है। जिस बेरहमी और सटीक तरीके से वह यह सब करता है, उससे साफ हो जाता है कि यह लड़ाई किसी कूड़ेदान के लिए नहीं है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। महाराजा अपने साथ बैठे आदमी से पूछता है कि क्या यह उसका रिश्तेदार है, लेकिन वह बताता है कि यह उसका दोस्त था और उसने किसी से 1 लाख रुपए दिलवाए थे जो अब उसे खुद चुकाने पड़ेंगे। तभी मैथ्यू को पूछताछ के लिए लाया जाता है। इंस्पेक्टर कहता है कि वही आखिरी आदमी था जिससे धन्ना मिला था। मैथ्यू बताता है कि धन्ना उसे पीट कर चला गया था और उसके बाद वह कभी नहीं मिला, लेकिन उससे पहले एक आदमी आया था जो सवाल पूछ रहा था, बस उसका नाम याद नहीं। दूसरी तरफ शिवम और एक पुलिस वाला बिल्कुल वैसा ही नकली डस्टबिन बनवाने निकलते हैं। उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो सेम टू सेम डस्टबिन बनाने के बदले 25 लाख रुपए मांगता है। इसी बीच सिल्वा की बेटी का जन्मदिन नजदीक होता है। सिल्वा ज्वेलर से एक लॉकेट ऑर्डर करता है जो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वह फिर भी उसे बनवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी 2 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है। सिल्वा की पत्नी फोन करके कहती है कि बेटी के लिए चैन लेते आना और दाढ़ी भी बनवा लेना। सिल्वा ज्वेलरी और खरीदारी करने के बाद दाढ़ी बनवाने के लिए उसी सैलून में पहुंच जाता है जहां महाराजा काम करता था। फोन पर बात करते हुए सिल्वा की बातें सुनकर महाराजा समझ जाता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। दाढ़ी बनाते वक्त ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है और महाराजा बैटरी लेने बाहर जाता है। तभी सिल्वा को उसके पार्टनर शबरी का फोन आता है जो बताता है कि पुलिस को उन पर शक है और अखबार में खबर भी छपी है। जैसे ही सिल्वा पलटता है, उसे लगता है कि महाराजा ने उनकी बातें सुन ली हैं। दाढ़ी बनवाने के बाद सिल्वा उसे पैसे देना चाहता है, लेकिन महाराजा कम ही पैसे लेता है। घर पहुंचने पर शबरी आता है और सिल्वा कहता है कि शायद सैलून वाला उनकी बातें सुन चुका है, इसलिए उसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी सिल्वा की पत्नी चैन के बारे में पूछती है और उन्हें याद आता है कि वह चैन सैलून में ही भूल आया है। जब सिल्वा वापस सैलून जाने लगता है तो देखता है कि महाराजा वहां आ रहा है और उसके साथ पुलिस भी है। सिल्वा समझता है कि महाराजा पुलिस लेकर आया है, जबकि महाराजा तो उसकी बेटी की चैन लौटाने आया था। पुलिस सिल्वा को पीटकर गिरफ्तार करने लगती है। उसकी पत्नी पूछती है कि उसके पति ने क्या किया है। तब पुलिस बताती है कि वह कई औरतों के मंगलसूत्र लूट चुका है और कई लड़कियों के साथ गलत कर चुका है। ये सुनकर उसकी पत्नी को सच्चाई समझ में आ जाती है। तभी शबरी पुलिस को डराने के लिए गोली चला देता है, जिसके बाद पुलिस उसे मौके पर ही मार देती है। सिल्वा को बांधकर ले जाया जाता है। वह बेटी से मिलने की भीख मांगता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ मना कर देती है। जाते जाते सिल्वा गुस्से से महाराजा को देखता है। अगले सीन में पुलिस को नया डस्टबिन मिल जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि बिल्कुल फोटो जैसा ही चाहिए। आखिरकार शिवम उसे पुराना जैसा बना देता है। अब दिक्कत यह होती है कि चोरी कबूल कराने के लिए एक चोर चाहिए, लेकिन इलाके का कोई भी चोर इतनी छोटी चोरी अपने सिर लेने को तैयार नहीं होता।
इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है कि उसे सुबह से पहले हर हाल में एक चोर चाहिए और बदले में वह 50 लाख रुपए देने को तैयार है। शिवम कहता है कि चोरी की एक्टिंग तो वह खुद भी कर सकता है। इसके बाद इंस्पेक्टर एक हवलदार को फोन करता है और कहता है कि महाराजा से पूरी स्टोरी डिटेल में पूछो, लेकिन उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं फोन पर हूं। हवलदार महाराजा से दोबारा पूरी कहानी सुनाने को कहता है। महाराजा बताता है कि वह सैलून चलाता है और एक रात दुकान बंद करके घर लौटा, लेकिन असल में वह अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की कहानी सुना रहा होता है। वह रोते हुए बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी के साथ धन्ना, शिवम और सिल्वा ने दुष्कर्म किया और सिल्वा ने उसके सिर पर लोहे की पाइप से वार किया। तीनों वही बैठकर महाराजा के आने का इंतजार करते हैं। धन्ना कहता है कि वह लड़की को ठिकाने लगा देगा, लेकिन गंजा उसे रोकता है। बाहर निकलते वक्त बदले की बात होती है, लेकिन वे वहां से चले जाते हैं। महाराजा बताता है कि वे तीनों ताकतवर थे और वह अकेला उनसे लड़ नहीं पाया। वे उसे मारकर उसकी लक्ष्मी को उठा ले गए। सुबह सीएसआर पूरी करने की बात होती है। एक कांस्टेबल ताना मारता है कि यह कहानी किसी कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं थी। यह सुनकर शिवम समझ जाता है कि यह वही महाराजा है। वह इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर वह डस्टबिन चोरी का इल्जाम अपने सिर लेगा तो सब हंसेंगे, क्योंकि वह बहुत डर चुका था। शिवम सिल्वा को फोन करता है, लेकिन धन्ना 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा होता। शिवम इंस्पेक्टर से कहता है कि उसकी पत्नी मान गई है। फ्लैशबैक में दिखता है कि उस रात महाराजा घर पहुंचा। बेटी की हालत देखकर पागल हो गया, घर में तोड़फोड़ की और खुद को चोट पहुंचाकर बेहोश हो गया। ज्योति अस्पताल में थी और वही डस्टबिन उसके बेड के नीचे रखा था। इंस्पेक्टर शिवम को लेकर महाराजा के घर पहुंचता है और कहता है कि यही वह आदमी है जिसने डस्टबिन चुराया था। शिवम चोरी की कहानी सुनाते सुनाते अपनी असली कहानी बता देता है। महाराजा उसकी बातों से समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। बेटी की बताई हुई बात याद आते ही महाराजा कंफर्म कर लेता है कि यही वही आदमी है। इंस्पेक्टर कहता है कि अब चोर भी मिल गया और डस्टबिन भी, तय करो क्या करना है। अकेले में शिवम धमकी देता है, लेकिन इंस्पेक्टर महाराजा को हथियार देता है और पुलिस बाहर निकल जाती है। महाराजा शिवम को मार देता है। इसके बाद तीसरे आदमी सिल्वा तक पहुंचा जाता है। सिल्वा बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था। साइट पर पहुंचते ही वह महाराजा को पहचान लेता है और मारपीट होती है। महाराजा उसकी हड्डियां तोड़ देता है। तभी पीटी टीचर महाराजा की बेटी को वहां लाती है। लड़की सिल्वा को उसकी सच्चाई दिखाती है और महाराजा के साथ वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सिल्वा के जेल जाने के बाद महाराजा उसकी पत्नी और बेटी के साथ चैन लौटाने गया था। उसी दौरान एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है। सच्चाई समझ आने के बाद सिल्वा इस गम को सह नहीं पाता और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ महाराजा की कहानी खत्म हो जाती है।